नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूशियनिज्म के बारे में। कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियस के विचार या कन्फ्यूशियस की फिलोसॉफी। और कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस थे प्राचीन चीन के इतिहास के एक महान टीचर, एक स्कॉलर और एक फिलोसोफर, जिनको कन्फ्यूशियस नाम तो वेस्ट के लोगों ने दिया। उनका चीन में नाम था मास्टर कोंग फूजी, जिन्होंने अपने विचारों से चीन के लोगों की जीवन शैली पे एक बहुत बड़ा मेजर प्रभाव डाला। और वो प्रभाव ना केवल प्राचीन काल तक सीमित रहा, बल्कि आज भी वो प्रभाव चीन के लोगों की जीवन शैली पे और उनके कल्चर पे देखने को मिलता है। अब ये जो कन्फ्यूशियस है, इनका जन्म जिस दौर में हुआ, उस समय का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसका प्रभाव भी इनके जीवन पे पड़ा होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो उस समय में चीन का इतिहास कैसा था उसकी बात करेंगे, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे। और एक डिबेट है कि कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं और उनकी जो फिलोसॉफी है वो एक रिलीजन है या एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। बेसिकली कन्फ्यूशियनिज्म एक रिलीजन है या फिर वे ऑफ लाइफ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलीजन और वे ऑफ लाइफ में या फिलोसॉफी में क्या अंतर होता है और कन्फ्यूशियनिज्म को हम किस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिए, जिसमें आपको आज के समय चीन के रिलीजन्स के बारे में एक ओवरव्यू मिलेगा, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं कि आज के समय चीन में क्रिश्चियनिटी की अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कैथोलिक रिलीजन हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, प्रोटेस्टेंट हो, ये फॉलो किए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इनके सिंबल्स नजर आ रहे हैं। ब्लू कलर का भी क्रॉस नजर आ रहा है आपको, रेड कलर का भी क्रॉस नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो ब्लू क्रॉस नजर आ रहा है, यानी कैथोलिक रिलीजन काफ़ी फॉलो किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्थो टाओइज्म भी फॉलो किया जाता है। टाओइज्म या डाओइज्म जो है वो प्राचीन चीन का एक बहुत ही पुराना रिलीजन है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं। बुद्धिज्म भारत और नेपाल से ही चाइना में गया। प्राचीन काल में कई सारे चाइनीज ट्रेवलर भारत में आए थे बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए, आपको पता होगा। तो वो लोग फाइहान हिंसान जैसे लोग आए थे। वो क्यों आए थे? वो बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए आए थे, क्योंकि बुद्धिज्म भारत और नेपाल में ही था। गौतम बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ, भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, जो कि आज के समय बिहार में है। और सारनाथ में उन्होंने पहला सरमण दिया, अपना पहला प्रीचमेंट दिया। तो भारत और नेपाल में बेसिकली उन्होंने ट्रेवल कर करके बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था अपने जीवन काल में। और फिर वो बुद्धिज्म जो है वो ईस्ट में चाइना, नेपाल, कोरिया, इन सब जगहों पे गया। तो उस समय बुद्धिज्म गया और बुद्धिज्म की बाद में ब्रांचेस बन गई, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट बन गई। जैसे थेरावेदा वाला जो बुद्धिज्म है वो फॉलो किया जाता है साउदर्न चाइना में। महायान फॉलो किया जाता है चाइना के अंदर। और वज्रयान है जो वो तिब्बत में बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। उसके अलावा इस्लाम, डोगबा, कुछ प्रिमिटिव रिलीजन्स, शामन रिलीजन्स, ये भी चाइना में फॉलो किए जाते हैं। चाइना की जो सरकार है, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे वो किसी भी रिलीजन को जो है प्रोटेक्शन नहीं देती है। वो रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों की एक विचारधारा होती है कि वो रिलीजन को किसी भी तरह से एडमायर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग रिलीजन्स को जो है वो डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिलोसॉफिकल एंगल्स की बात करें, तो मैं अभी आपको चाइना के इतिहास की एक सीरीज पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायनेस्टी के समय पे, जो कि चाइना के इतिहास की तीसरी डायनेस्टी थी, उसके समय हंड्रेड स्कूल ऑफ थॉट्स का जो है वो राइज होता है। हंड्रेड स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि कई सारी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का जन्म होता है। बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके की बातें करी। और बातें क्यों करी? क्योंकि उस समय का जो स्ट्रक्चर था, उस समय का जो समाज था, उस समय का जो पॉलिटिकल ढांचा था, राजनीतिक स्ट्रक्चर था, जो भी आप कहें, वो जो है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ये जो डायनेस्टी जो है वो 1046 से तकरीबन 256 बीसी के बीच में चाइना पे रूल करती है। तकरीबन 800 सालों के इस इतिहास में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। बहुत सारे उतार चढ़ाव जब आए तो उसमें कभी जो है सत्ता के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, कुछ सामाजिक तौर पे उनका प्रभाव पड़ रहा था। तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके की धारणाएं दी। कोई जो है राजनीतिक कंट्रोल के ऊपर अपने जो है नियम कायदे कानून और अपने विचार दे रहा था। जैसे लीगलिज्म की जो फिलोसॉफी है, उसमें राजा को पावरफुल बनाने के लिए सिद्धांत दिए गए कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेंट्रलाइज रूल होना चाहिए और राजा को अपनी जनता को पनिश करना चाहिए ताकि लोग उसके सामने झुकें। तो लीगलिज्म जिसे कहा जाता है, इस फिलोसॉफी को भी पढ़ेंगे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग आइडियाज दिए। जैसे कन्फ्यूशियस ने अपने आइडियाज दिए, तो कन्फ्यूशिज्म की भी बात करेंगे, मोहिजिज्म की भी बात करेंगे। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स की बात हम आने वाली वीडियोज में करेंगे
और उनके राइज की भी बात करेंगे, किस तरीके के विचार थे उनकी भी बात करेंगे। तो कन्फ्यूशियस जो कि ह्यूमननेस को, अंदर के इंसानियत को कल्टीवेट करने की बात करते थे, सामाजिक हार्मनी की बात करते थे। इनकी जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है, जिनको कई लोगों ने सपोर्ट किया आगे चल के, जैसे मेंचियस ने किया, मेंचियस ने भी इन आइडियाज को, इनर गुडनेस ऑफ ए मैन को कल्टीवेट करने की बात करी, वाइटल एनर्जी की बात करी, तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी। ये सब जो लोग थे, मेंचियस जो हैं वो भी कन्फ्यूशियस के ही आगे चल के फॉलोवर थे। तो इन लोगों की बात हम करेंगे, इस विचारधारा की तरफ जाएंगे। और बाकी कई सारी विचारधाराएं हैं जिनमें, जैसे टाओइज्म को तो हम पढ़ चुके हैं, और आने वाले समय में इन सभी लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। जो ज्यादा इम्पैक्टफुल रिलीजन और फिलोसॉफी रही, जो कि आपस में इंटीग्रेटेड भी हो गई, वो थी कन्फ्यूशिज्म, टाओइज्म और बुद्धिज्म। तो टाओइज्म को पढ़ चुके हैं, बुद्धिज्म को पढ़ चुके हैं, कन्फ्यूशिज्म को भी मैंने पहले आपको एक बार पढ़ाया था, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ काफी सारी चीजों को ऐड करके। कन्फ्यूशिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात जानिए कि कन्फ्यूशिज्म जो है वो एक रिलीजन है या फिर एक फिलोसॉफी है। ये एक डिबेट रहती है। वेस्ट में बहुत सारे लोग इसे एक रिलीजन की तरह देखते हैं, यूएसए में और वेस्ट के कई देशों में कन्फ्यूशनिज्म को एक रिलीजन के तौर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन चाइना में कन्फ्यूशनिज्म को एक फिलोसॉफी के तौर पे देखा जाता है, एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे ज्यादा देखा जाता है, एक रिलीजन के तौर पे नहीं देखा जाता है। फिलोसॉफी के तौर पे कैसे? वे ऑफ लाइफ यानी कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, कि नैतिकता के कुछ बेसिक आपको कोड बताता है कि इस तरह से अपने को जीवन जीना है। रिलीजन नहीं है ये। रिलीजन क्या होता है? देखिए, चाइना में इस समय जब कन्फ्यूशिज्म का राइज हुआ, उस समय भी रिलीजन था। उस समय का जो प्राचीन रिलीजन था, जो तकरीबन 3000 सालों तक चीन में चला, जो एंशिएंट चाइनीज रिलीजन था, जो अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। उन कॉन्सेप्ट के ऊपर कन्फ्यूशिज्म में कन्फ्यूशियस ने बात करी। कंटेम्प्रेरी चाइनीज जो सिविल रिलीजन था उसके बारे में बात करी, उसके हेवन गॉड के बारे में भी बात करी, पैट्रियार्कल रिचुअल्स के बारे में भी बात करी, पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर के बारे में भी बात करी। लेकिन उसके बारे में बात करना कन्फ्यूशिज्म को या कन्फ्यूशियस के विचारों को एक नई रिलीजन की ओर नहीं लेके जाता, कि उन्होंने कोई नया रिलीजन जो है उसका इन्वेंशन कर दिया हो, ये कह दिया हो। ठीक है, उनके अपने विचार थे, उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, लेकिन उन्होंने किसी नए कल्ट की जो स्थापना नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, या मैं कोई ईश्वर का बेटा हूं, या फिर मैं कोई प्रॉफिट हूं। ऐसी बातें उन्होंने नहीं कही, कोई नई डॉक्ट्रिन उन्होंने नहीं दी। इसीलिए चाइना में कन्फ्यूशनिज्म को एक फिलोसॉफी मानी जाती है, एक वे ऑफ लाइफ बोला जाता है, एक रिलीजन नहीं माना जाता। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वे ऑफ लाइफ और रिलीजन में क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं कि एक रिलीजन और एक फिलोसॉफी दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को बड़े स्तर पे इंपैक्ट करते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे मुश्किल सवाल होते हैं जिनके जवाब हासिल करना आसान नहीं होता, और उनको हासिल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमें किसने बनाया, ये दुनिया किसने बनाई, क्या करना सही है, क्या गलत है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके जवाब हासिल करने के दो तरीके हैं, दो क्या, उससे भी तीन तरीके मान लीजिए। एक तो है रिलीजियस वे। रिलीजियस तरीका है रिलीजन के हिसाब से कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ओमनीपोटेंट है, सब कुछ करता है, सब कुछ मैनेज करता है। क्या सही गलत है उसके लिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग किताबें बना दी, उनमें कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बता दिए। तो वो तो रिलीजन का तरीका हो गया, उसमें कुछ रिचुअल्स भी होंगे, कुछ फेथ भी होंगे, कुछ आंसर्स भी होंगे। एक तरफ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट होगी, जैसे हमने ग्रीक फिलोसॉफी पढ़ी थी, उसकी कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मैं उसका आपको संदर्भ दे रहा हूँ। वैसे सब में ही होता है फिलोसॉफी में। तो कोई क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ से आए, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जिनको फिलोसॉफी में कहा जाता है। मेटाफिजिक्स होती है वो ब्रांच फिलोसॉफी की, जिसमें हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको हम डायरेक्टली प्रयोग के माध्यम से नहीं खोज सकते। जैसे कि हम कैसे आए दुनिया में, पहला इंसान कैसे आया होगा, कैसे इस धरती का निर्माण हुआ होगा, कॉस्मोलॉजी का कैसे निर्माण हुआ होगा। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन के आधार पर हल करने की कोशिश की जाती है और प्रूफ हासिल करने की कोशिश की जाती है। रीजनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि बिलीफ के ऊपर। अब रिलीजन और फिलोसॉफी में बहुत सारे अंतर हैं, उनमें से एक अंतर तो देखिए डेफिनेशन क्या है। रिलीजन एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ होता है जिसमें एक सुपीरियर पावर की बात होती है। एक नहीं है, मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे किसी में मोनोथिस्टिक रिलीजन है मान लीजिए, तो एक ईश्वरवाद की धारणा होगी कि एक ही ईश्वर है।
आकार में कैसा है, निराकार है या कैसा है, तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेट ऑफ बिलीफ। अब उस ईश्वर की एक क्रिएटर के तौर पे और एक कंट्रोलर के तौर पे पहचान होती है कि वो उसी ने हमें बनाया और वही हमारे सब चीजों को मैनेज करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है, अल्टीमेट डोर उसके हाथ में है। ये धारणाएं होती हैं रिलीजन्स में, ज्यादातर रिलीजन्स में इसी तरीके की धारणाएं होती हैं। अब उस ईश्वर को वो अलग अलग तरीके से नाम दे देते हैं, अलग अलग तरीके से पोज लेते हैं, अलग अलग तरीके के उनके वर्शिप के तरीके होते हैं। फिलोसॉफी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिलोसॉफी में क्या होता है, विजडम को परस्यू करने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे, अपनी अपनी लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे चीजों का जवाब देता है, सवालों को खोजता है, उन सवालों के ऊपर अध्ययन करता है और उनके जवाब देता है। कुछ ना कुछ अगर उसके पास कुछ प्रायोगिक तरीके हैं तो उनका भी वो प्रयोग करने की कोशिश करता है, विज्ञान को भी साथ में लेके चलने की कोशिश करता है। इसके बाद रिलीजन का जो बिहेवियर है, रिलीजन डिसिप्लिन पीपल थ्रू ए सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए रिलीजन में क्या किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट दिए जाते हैं। अलग अलग उनकी किताबें होती हैं, उनकी सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं, उसमें उनके प्रिंसिपल्स और एथिक्स होते हैं कि भाई ये करना है, ये गलत है, ये धर्म के पक्ष में है, ये धर्म के खिलाफ है। तो उस तरह से चीजें होती हैं उनका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। फिलोसॉफी में बेसिकली ये है कि मोरल सेल्फ डिसिप्लिन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके के तर्क दिए जाते हैं कि ये एथिकली सही, ये गलत, और जो एथिकली सही है वो करना चाहिए, जो एथिकली गलत है वो गलत है। उसमें किसी तरीके का डर नहीं दिखाया जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को मॉरली करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन रिलीजन में डर दिखाया जाता है कि अगर आप उन सेट ऑफ कंडक्ट कोड को नहीं फॉलो करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आपको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। नेचर कैसा है रिलीजन का, रिलीजन का नेचर है कि यहाँ पे प्रैक्टिस और कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। और फिलोसॉफी में बेसिकली सवालों को मेटाफिजिकल तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर एक डिबेट होती है, उनके ऊपर रीजनिकल तर्क होते हैं। रिचुअल्स होते हैं रिलीजन में, इसमें नहीं होते हैं। इसमें किसी तरीके का रिचुअलाइजेशन एस्पेक्ट नहीं होता कि आपको किसी को अपीज तो करना नहीं है। यहाँ रिलीजन में तो उस सुपर नेचुरल गॉड को अपीज करना है, रिचुअल्स के माध्यम से उसे खुश करना है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी होते हैं, उसके लिए किसी रिलीजन में सेक्रीफाइस होते हैं, किसी में सिर्फ पूजा पाठ वगैरह सिर्फ चीजें होती हैं। तो इस तरीके से रिलीजन और फिलोसॉफी होती है। अगर आप देखें, यही मैंने अंतर यहाँ पे बताया, एक रिलीजन में टेम्पल वगैरह, सैक्रेड टेक्स्ट, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें होती हैं। फिलोसॉफी में ये चीजें नहीं होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कोड ऑफ एथिक्स की, एथिकल ब्रांच जो है, एथिक्स की जो ब्रांच है फिलोसॉफी में, जिसमें इंसान को कैसे जीवन जीना है, क्या सही और क्या गलत है, उसके बारे में बात होती है, किस तरह से हार्मनी से जीवन जीना है, तो उसमें इस चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। दुनिया भर में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, आज भी बहुत सारे रिलीजन्स अस्तित्व में हैं, बहुत सारे रिलीजन्स पहले थे और कई सारे रिलीजन्स जो है उनका डिक्लाइन हो गया। तो हमने जैसे एंशिएंट ग्रीक रिलीजन पढ़ा था, एंशिएंट रोमन रिलीजन पढ़ा था, मायन सिविलाइजेशंस के रिलीजन्स पढ़े थे, एज़टेक के पढ़े थे मेजो अमेरिका में, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब खत्म हो गए। आज के समय क्रिश्चियनिटी जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है, इस्लाम दूसरे नंबर पे है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, जुडाइज्म, ये सेंटो, ताओ, सिखिज्म, ये सभी रिलीजन आज के समय हैं। इनके अपने अपने राइज होने के तरीके थे, अपने अपने किसी के प्रोफेट हुए, किसी के रिलीजियस हेड हुए, किसी के कोई अवतार हुए, तो उनके बारे में अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं, अलग अलग तरीके के उनके कॉन्सेप्ट हैं, अलग तरीके से पूजा पाठ वगैरह होते हैं, अलग अलग रिलीजियस गाइड है उनकी। फिलोसॉफी में अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच है, एथिक्स एक ब्रांच है, इवन थियोलॉजी एक ब्रांच इसमें भी आती है। थियोलॉजी में मतलब जिसमें गॉड की धारणा के बारे में सवाल किए जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे रीजनिंग के तरीके पे किए जाते हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशनल तरीके से सवाल जवाब होते हैं। तो ये है पॉलिटिकल फिलोसॉफी, लॉजिक, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे जो एथिक्स वाली फिलोसॉफी है, जिसमें आप कह सकते हैं नीति शास्त्र जिसे कहा जाता है, नैतिकता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूशनिज्म है वो इस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल फिलोसॉफी का पार्ट है, रिलीजन की तरफ नहीं है। भले ही कन्फ्यूशियस ने रिलीजन के बारे में, उस समय का जो रिलीजन था उसके बारे में बात करी, उसके बारे में ये सब बातें करी कि किस तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या जीवन में किस तरह से अपने पर्सनल गॉड्स वगैरह की पूजा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई नया रिलीजन नहीं स्थापित किया। उन्होंने उस दौर में जब समाज के बारे में बात करी, पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में बात करी, राजा के बारे में, लोगों के बारे में बात करी, तो रिलीजन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करी, लेकिन उन्होंने रिलीजन को स्थापित नहीं किया।
अब कुछ और एस्पेक्ट भी हैं जिसमें उन्होंने कुछ कुछ रिलीजन में कुछ कुछ अपने सिद्धांत दिए। अपने सिद्धांत देने का मतलब है कि उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, लेकिन फिर भी कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता कि कन्फ्यूशियनिज्म एक सेपरेट रिलीजन है। सेपरेट रिलीजन तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फिलोसॉफी है जिसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की ज्यादा बात होती है। जैसे भारत में रिलीजन बहुत सारे थे, प्राचीन काल से ही अलग अलग रिलीजन थे, जैसे वैदिक रिलीजन, जैसे ब्राह्मणिकन रिलीजन उस समय या कहा जाता था, सनातन रिलीजन कहा जाता था, बाद में हिंदुइज्म उसी का जो है वर्जन है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदला है काफी। तो उसमें उन रिलीजन्स के साथ साथ फिलोसॉफी भी चलती थी। जैसे भारत में 2 तरीके की फिलोसॉफी थी, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक फिलोसॉफी का मीनिंग है कि वेदों की अथॉरिटी में बिलीव करने वाली फिलोसॉफी, वेदों में। नास्तिक का मतलब है कि वेदों की अथॉरिटी को ना मानने वाली फिलोसॉफी। वेद के ऊपर है यहाँ पे आस्तिकता और नास्तिकता। आस्तिकता का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर में आस्था रखना या ना रखना। यहाँ पे भारतीय जो फिलोसॉफी है उनमें आस्तिक फिलोसॉफी का मतलब है कि वेदों की अथॉरिटी को मानने वाली आस्तिक फिलोसॉफी है, जिसमें आपको ये 6 फिलोसॉफी नजर आती हैं: मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। उसके अलावा नास्तिक फिलोसॉफी में बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, चार्वाक और आजीवक, ये फिलोसॉफी की जो ब्रांचेज हैं, और इनमें कुछ रिलीजन भी हैं ऑब्वियसली। ये जो है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये नास्तिक हैं फिलोसॉफी, ये वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते। वैसे ही चाइना में भी बहुत सारी फिलोसॉफी आई, कन्फ्यूशियस की फिलोसॉफी आई, टाओ की फिलोसॉफी आई, लीगलिज्म की फिलोसॉफी आई, मोइज्म की फिलोसॉफी आई। ये सारी फिलोसॉफी जो है ये अलग अलग दौर में राइज हुआ इनका। और कुछ फिलोसॉफी तो एक ही दौर में राइज हुई, जिनको कहा जाता है 100 स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायनेस्टी के समय पे इनकी शुरुआत होती है। तो अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम कन्फ्यूशियस के ऊपर बात करेंगे और कन्फ्यूशियस के विचारों के ऊपर बात करेंगे। तो चाइना के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, जो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं अभी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें, तो इनके इतिहास की जो पहली डायनेस्टी थी, राजवंश था, वो था शिया डायनेस्टी। शिया के बाद शांग डायनेस्टी आती है, शांग के बाद जो डायनेस्टी आती है। तो ये जो डायनेस्टी आती है, जिसने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया, जिसने 800 सालों तक तकरीबन रूल किया, इस डायनेस्टी ने आते ही क्या किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कि एक साम्राज्य है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाए, जहां पे अलग अलग व्यक्ति को गवर्नर बना दिया जाए, जो कि राजा के कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, लॉर्ड्स हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं। वो लोग रॉयल फैमिली के लोग हैं जो राजा के प्रति वफादार है। राजा ने कहा कि देखिए, मुझे तो मिला हुआ है मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन का चाइना में कॉन्सेप्ट था, जिसमें ये कहा जाता था कि हेवन से यानी स्वर्ग से ईश्वर ने राजा को ये अधिकार प्रदान किया है कि वो लोगों के ऊपर रूल कर सकता है। तो जो डायनेस्टी के रूलर्स ने ये कहा कि मुझे तो हेवन से रूल मिला हुआ है और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना किंगडम बना लो, लेकिन अल्टीमेटली तुम सभी लोग जो है मुझे ही रिपोर्ट करोगे। तो इसने क्या किया, राजा ने यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम बनवा दिए, छोटे छोटे स्टेट बन गए। इन सभी का ये काम था कि ये जो डायनेस्टी के जो केंद्र है, राजधानी है, इसको रिपोर्ट करें। तो पहले 1-2 पीढ़ियों ने तो किया, पहली 1-2 पीढ़ियां तो राजा के प्रति वफादार रही क्योंकि राजा ने उनको अधिकार दिया था। लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो छोटे छोटे किंगडम थे, ये स्टेट जो थे, ये पावरफुल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इनको लगा कि अब राजा की हमें जरूरत नहीं है, तो ये राजा के प्रति वफादार नहीं रहे। इन्होंने राजा को रिपोर्ट करना बंद कर दिया। राजा को रिपोर्ट करना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या है, ये जो छोटे छोटे किंगडम थे ये आज़ाद होने लग गए, संघर्ष करने लग गए, राजनीतिक संघर्ष इनके बीच में होने लग गया, क्योंकि ये अपने छोटे छोटे किंगडम्स को बड़ा करना चाहते थे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो साम्राज्य विस्तार के दौर में 2 दौर आते हैं। एक स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड आता है, जो कि 8th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में चलता है। फिर 5th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी के बीच में वॉरिंग स्टेट पीरियड आता है, जिसमें पहले तो ये बड़े किंगडम छोटे किंगडम आपस में लड़ते हैं, फिर छोटे किंगडम लड़के आपस में 7 किंगडम बसते हैं, छोटे बड़े किंगडम बसते हैं, ये भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये आपस में लड़ते हैं। तो अल्टीमेटली इनमें ये वाला किंगडम है, चिन किंगडम, ये जीतता है और ये सारा साम्राज्य एक यूनाइटेड हो जाता है 221 ईस्वी में। तो इस दौर में जब ये राजनीतिक उतार चढ़ाव का दौर चल रहा था, राजनीतिक संघर्ष का दौर चल रहा था, तो समाज में भी काफी सारे बदलाव आ रहे थे। समाज में बदलाव आ रहे थे तो उस समय कुछ स्कॉलर्स का भी जन्म हुआ। उन्होंने भी अपने आइडियाज दिए, अपने अपने तरीके बताए। किसी ने कहा कि राजनीतिक एकता कैसे की जा सकती है, किसी ने कहा कि सामाजिक एकता कैसे की जा सकती है। तो उस दौर में यहाँ पे कन्फ्यूशियस का जन्म होता है। कन्फ्यूशियस इस माहौल में जिस तरह से रहे, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट दी, जिसमें वो सोशल हार्मनी के ऊपर मेनली एम्फेसाइज करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं कि सामाजिक एकता बहुत जरूरी है, राजनीतिक एकता
चाहे हो या ना हो। तो इस पीरियड को 2 भागों में या 3-4 भागों में बांटा जाता है। वैसे देखिए पॉलिटिकली देखें तो वेस्टर्न जॉ पीरियड और ईस्टर्न जॉ पीरियड में इसको बांटा जाता है। उसके अलावा इसी दौर के बीच में स्प्रिंग ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट पीरियड आ गया, जिसके बीच में छोटे किंगडम लड़ रहे थे, फिर बड़े किंगडम बन गए। छोटे-छोटे किंगडम तो जो है ये जो है बने तो इनको जीत के 7 किंगडम बचे और 7 किंगडम आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लू किंगडम नजर आ रहा है, इसमें कुफू नाम की जगह नजर आ रही है। यहाँ पे जन्म होता है इस व्यक्ति का जिसकी हमें बात करनी है, जिसका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस। तो चलिए फाइनली कन्फ्यूशियस के बारे में बात करते हैं। तो कन्फ्यूशियस का जन्म होता है कुफू में। कन्फ्यूशियस का जन्म होता है 551 बीसी में, सितंबर महीने में। इनके पिता जो थे वो एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था कोंगही। कन्फ्यूशियस का खुद का बचपन का नाम था कोंगक्वी, और इनको जब ये बड़े होकर टीचर बन गए, मास्टर बन गए, तो इनको मास्टर कोंग फूजी कहा जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज जाते हैं चाइना में, उन्होंने जब इनका नाम का लैटिनाइजेशन किया, लैटिनाइजेशन मतलब लैटिन भाषा में ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने इनको नाम दिया कन्फ्यूशियस। और वो कन्फ्यूशियस नाम जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। चाइना में तो लोग कोंग फूजी बोलते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में कन्फ्यूशियस नाम से ही पॉपुलर हैं। तो कन्फ्यूशियस को हम पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूशियस जब 3 साल के थे उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो परिवार के ऊपर बोझ आ गया, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति घर से चला गया, तो परिवार को गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। उनको भी अर्ली टाइम पे ही मम्मी का हाथ बटाना पड़ा कि वो अलग अलग जगहों पे हाउस होल्डिंग में उनकी मदद करते थे। जब 23 साल के थे तब तक मदर की हेल्प कर ही रहे थे, और 23 साल के थे उस समय उनकी मदर की मृत्यु हो गई। उस समय तक उनकी खुद की भी शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा था और माना जाता है कि 2 बेटियां भी थी। तो शादी हो चुकी थी, मम्मी पापा को खो चुके थे। 23 साल की उम्र तक आते आते उस समय उनकी एजुकेशन भी हुई। एजुकेशन का उस समय करिकुलम जो था, जो डायनेस्टी में, उसमें 6 आर्ट्स का कॉन्सेप्ट था कि 6 आर्ट्स जो है वो पढ़नी चाहिए इंसान को। वोकेशनल आर्ट्स थी ये बेसिकली, कि आदमी जो है अपना जीवन यापन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। जैसे कि रिट्स धर्म को सीखने के लिए, म्यूजिक, आर्चरी और कैरियोटिंग यानी कि धनुर्विद्या, और एक आप कह सकते हैं कि एक रथ है उसके ऊपर चलना, क्योंकि सेना में भर्ती होने के लिए रथ चलाना भी पड़ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिखाते थे। फिर कैलीग्राफी यानी अच्छा लेखन, और मैथमेटिक्स यानी हिसाब किताब रखने के लिए गणित का आना भी ज़रूरी था। ये सब चीज़ें सिखाते थे। ऑब्वियसली कन्फ्यूशियस ने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसके अलावा वो दूसरी चीज़ों को भी पढ़ते थे, जैसे कि लिटरेचर को पढ़ते थे, जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ते थे, जैसे कि बाकी और चीज़ें हैं, जैसे फाइन आर्ट्स वगैरह को पढ़ते थे। तो वो एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलर थे, पढ़ने में उनको बहुत रुचि थी, तो रुचि की वजह से उन्होंने पढ़ा, और 20s की एज तक आते आते वो अपने दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। तो उन्होंने बाद में सोचा कि अब मैं पढ़ लिख लिया हूँ, तो अब मैं एक प्रोफेशन चूज़ करूँगा, और प्रोफेशन भी उन्होंने क्या चूज़ किया, एक टीचर का। टीचर का प्रोफेशन चूज़ किया क्योंकि वो लोगों को पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। उनको पोएट्री में और म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था, और म्यूज़िक में उनका हाथ भी साफ़ था, अच्छा वो बजा भी लेते थे, क्या बजाते थे, क्या किस तरीके का म्यूज़िक गाना करते थे, उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी म्यूज़िक के बारे में उनकी अच्छी समझ थी। 30 साल की उम्र आते-आते वो एक अच्छे टीचर के तौर पे भी एस्टैब्लिश हो चुके थे, और अब वो जो है पढ़ाने के फील्ड में आ चुके थे। पहले लू में जहाँ रहते थे वहाँ पे उनके पास एक पॉलिटिकल पद भी था, लेकिन साथ-साथ में वो टीचर भी थे। एज ए टीचर कन्फ्यूशियस ने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का विरोध किया। शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन यानी कि शिक्षा का इस्तेमाल किसी को रोजगार दिलाने के लिए हो, मतलब जैसे कि वोकेशनलाइजेशन होना, आज के समय तो इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है हालांकि, कि कोई व्यक्ति है उसको बचपन से ही अगर वोकेशनल स्टडी दी जाए, एजुकेशन दी जाए, तो वो अपने जीवन में फाइनेंशियली संघर्ष नहीं करेगा, वो कुछ सीख जाएगा बचपन से ही। अगर उसे काम सिखाया जाए, स्कूल के पीरियड में ही उसे सिखाया जाए कि ये काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कारपेंटर का काम सिखा दिया जाए, या इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाए, या कोई और आर्ट का ऐसा काम सिखाया जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। लेकिन कन्फ्यूशियस इस चीज़ के विरोध में थे, क्योंकि उस समय का जो एजुकेशनल करिकुलम था वो पूरी तरह से ही वोकेशनल था, कि यहाँ पे म्यूजिक सीखना, आर्ट, सेना में भर्ती होने के लिए आर्चरी वगैरह ये सब चीज़ें सीखना। उस समय तो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, तो ये चाहते थे कि वो भी पढ़ाया जाए। वोकेशनलाइजेशन होना नॉट बैड, कि ठीक है किसी को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ओके, लेकिन लिबरल एजुकेशन में फाइन आर्ट्स का, लिटरेचर का, हिस्ट्री का, एथिक्स का, सभी का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखर के आए।
व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने एजुकेशन के बारे में एक बात कही थी, मैं अभी आपको पहले उसी के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो पूरे जीवन चलता रहता है। शिक्षा, आदमी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और सीखना ही तो शिक्षा है। तो उन्होंने कहा कि लर्निंग इज द वे टू अक्वायर वर्च्यू इन लाइफ, जीवन में कुछ गुणों को हासिल करना ही लर्निंग है। एजुकेशन इज द पाथ ऑफ मोरल एक्सीलेंस, जीवन में मोरल एक्सीलेंस को हासिल करना का एक तरीका है शिक्षा। और शिक्षा जो है वो सोसाइटी को, हार्मोनियस सोसाइटी को बिल्ड करने का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। शिक्षा के बिना आप सोसाइटी को हार्मोनियस या बैलेंस नहीं कर सकते। उसके अलावा इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट ए मीन टू सिक्योर लाइवलीहुड और मटेरियल गेन, जीवन में शिक्षा हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप अपने जीवन पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं या मटेरियल गेन को हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उनको कल जॉब मिल जाए। जॉब हासिल करने के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक छोटा सा मीन हुआ, वो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखना ही शिक्षा है, तो वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए आप ये नहीं कि सिर्फ जीवन जीने को हासिल करने के लिए कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला लूँ, पैसे कमा सकूँ, इसलिए शिक्षा हासिल कर रहा हूँ, तो ये गलत है। इसीलिए कन्फ्यूशियस ने किसका विरोध किया? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का विरोध किया, कि सिर्फ शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन करना, उसको एक मीन टू सिक्योर लाइवलीहुड बनाना गलत है। वो इसलिए लिबरल एजुकेशन सिस्टम चाहते थे कि जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाए, हिस्ट्री, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, ये सब चीज़ें सिखाया जाए, जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो निखरे, वो एक अच्छी सोसाइटी का अच्छा सिटीजन बन सके। इसीलिए वो सभी तरीके के स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपनी स्कूल में एडमिशन देते थे और एक टोकन फीस के रूप में सिर्फ एक बंडल ऑफ ड्राई मीट लेते थे, किसी से कोई ज़्यादा फीस नहीं लेते थे। इसीलिए वो एक काफ़ी पॉपुलर टीचर बन गए। अब फर्स्ट ग्रेड टीचर माने जाते हैं वो चाइना की हिस्ट्री में, जिन्होंने काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। किसी से कुछ भेदभाव नहीं था, सबसे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबसे वो सभी से बराबरी का व्यवहार रखते थे। और उन्होंने साथ में एक ये भी रखा कि अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो उस समय का चाइना का कल्चर, ट्रेडिशन था, उसको वो साथ लेके चले। उस समय का चाहे वो रिलीजन हो, उस समय की सोसाइटी हो, तो उस समय के लोगों से कनेक्ट भी करते थे वो, कि एंसेस्टर वर्शिप हो, चाहे कि पूर्वजों की पूजा करना परिवार में जो है, चाहे उस समय का जो पैट्रियार्कल समाज था, चाइना का पैट्रियार्कल समाज दुनिया भर में आपको देखने को मिलते ही थे, आज भी मिलते हैं। तो उस पैट्रियार्कल समाज के साथ में भी उन्होंने उस तरीके का रखा, उस कॉन्सेप्ट को साथ में रखा कि एक पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को कैसा करना चाहिए, पिता के साथ, एक हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन, और वाइफ को हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, राजा को सब्जेक्ट के साथ यानी जनता के साथ, जनता को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसमें उन्होंने रिलेशनशिप्स में ये बताया कि एक डोमिनेटिंग पक्ष होता है और एक सबमिसिव पक्ष होता है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने बताई थी, वो रिलेशनशिप वाले में पहलू में मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इन्होंने एक बात भी कही थी कि डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट डन टू योरसेल्फ। जो बात आज के समय बहुत कॉमन है, एक छोटा सा कोट है कि लोगों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा कि आप खुद के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कन्फ्यूशियस ने उस दौर में कह दी थी, और ये बहुत ही सामान्य बात है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है जीवन में उतारना, कि आप किसी के साथ भी वैसा व्यवहार ना करें जैसा आप खुद के साथ होता हुआ नहीं देख सकते। अब कन्फ्यूशियस एक टीचर तो थे ही, लेकिन साथ साथ में उनका एक पॉलिटिकल करियर भी था कुछ समय के लिए, जिसको उन्होंने बाद में तो त्याग दिया था। लेकिन शुरुआती समय में वो एक मजिस्ट्रेट बने थे। उनका जो लू का जो टाउन था, वहाँ पे उनको एक गवर्नर या एक मजिस्ट्रेट के तौर पे लोकल गवर्नमेंट में शामिल किया था। वहाँ के जो ड्यूक ऑफ ल्यू थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था। लेकिन ड्यूक ऑफ ल्यू की जो फैमिली थी, वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। उनके परिवार में ही लड़ाइयाँ चल रही थी कि आगे चल के ड्यूक कौन बनेगा और क्या चीज़ें चल रही थी। तो इसलिए उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखते हुए कन्फ्यूशियस ने ल्यू के इस मजिस्ट्रेट वाले काम में या राजनीतिक काम में काम छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे राजनीतिक पद पे रहने का, यहाँ पे चल रहा है सिर्फ केओस, उस केओस में रहने का कोई सेंस नहीं है। उन्होंने कोशिश करी कि उस रूलिंग क्लास को कुछ समझाएं, पढ़ाएं, अपना प्रभाव उनके ऊपर छोड़ें, लेकिन अपर क्लास जो थी उस समय इस चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि सामाजिक हार्मनी रहे या ना रहे, या किस तरीके। कन्फ्यूशियस के जो विचार थे वो काफ़ी पीसफुल वाले थे। उनका ये था कि लिमिटेड आपकी वो मत रखो, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं मत रखो, इस तरीके की बातें थी। तो ये जो अपर क्लास थी या रूलिंग क्लास थी, उसको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, उनकी एडवाइस उन्होंने नहीं ली।
इसलिए कन्फ्यूशियस ने अपने पद से त्याग दिया, लू से वो छोड़ दिया और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर ट्रेवल किया और आने वाले समय में काफ़ी तकरीबन 12 साल तक उन्होंने ट्रैवल किया। कुफू से वो निकले थे तो इधर इधर उधर ट्रैवल कर करके अलग अलग जगहों पे लोगों को समझाते पढ़ाते हुए वापस 68 साल के हुए तब वो वापस अपने घर पहुंचते हैं। 68 साल के होके पहुंचे, वहां तक आते आते उन्होंने 3000 बच्चों को पढ़ा दिया था, 3000 के आसपास। उनमें से 72 उनके स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चल के उनके जो टीचिंग्स थी, उनके जो विचार थे, उनकी किताबें लिखी, कंपाइल की, जिन्हें एनालेक्ट्स कहा जाता है, एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस कहा जाता है। माना जाता है कन्फ्यूशियस कभी लिखते नहीं थे। कन्फ्यूशियस सिर्फ लोगों से मिलते थे और बताते थे, उनको प्रीच करते थे, समझाते थे, वोकल एजुकेशन देते थे। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने चीज़ें लिखी, इसलिए उनकी कुछ किताबें फेमस हुई, जैसे बुक ऑफ ऑड्स, स्प्रिंग ऑटम एनाल्स, लूनियो यानी एनालिट्स ऑफ कन्फ्यूशियस। तो ये किताबें लिखी गई और इन किताबों में कन्फ्यूशियस के विचारों के बारे में पता चलता है हमें, क्योंकि कन्फ्यूशियस उस दौर में ये मानते थे और ये बात सच भी थी कि उस दौर में लिखित में कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती थी। लिखित में पॉपुलर होने का दौर तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। उस दौर में तो जब आप 5th-6th सेंचुरी बीसी की बात करें, तब लोगों तक पहुँच के उन तक पहुँचाई जाए बातें, तो वही तरीका था। लेकिन इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनके विचारों को, उनके प्रीचमेंट्स को, उनकी टीचिंग्स को लिखा और उसके बाद कन्फ्यूशियस के विचार जो हैं वो लोगों के सामने आते हैं, आज तक उसे पढ़ते हैं। तो एक केओटिक एरा चल रहा था जिसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव, लड़ाई, संघर्ष सब चल रहा था। साथ ही उसी दौर में 100 स्कूल ऑफ थॉट्स भी जो हैं उनका भी राइज होता है। तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए छोटे छोटे स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे। कोई यहाँ पे ली का राजा लू से लड़ रहा है, कि इधर जिन का राजा हैन से लड़ रहा है, और आपस में लड़ झगड़ के ये चाहते हैं कि भाई हमें मिल जाए क्या, सत्ता मिल जाए, हम बन जाए सबसे बड़े पावरफुल एम्परर यहाँ पे। तो उस दौर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर्स, स्कॉलर्स, कुछ टीचर्स, कुछ स्कॉलर्स, कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पे रहने वाले लोगों ने अपनी जॉब्स को त्याग दिया, कोई रह रहे थे उन्हीं पदों पे। उन्होंने अपनी अपनी पर्सनल फिलोसफीज देनी शुरू कर दी और वो पर्सनल फिलोसफीज और स्कूल ऑफ थॉट जो हैं आगे चल के स्कूल ऑफ थॉट्स या मूवमेंट्स के नाम से जाने लगे। इनको कलेक्टिवली 100 स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। और 100 स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये नहीं है कि पूरे 100, उसका मतलब है कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे आए, जिनको आगे चल के सीमा कियान नाम के एक हिस्टोरियन, जो कि 1st-2nd सेंचुरी बीसी के बीच में हुए, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। द ग्रैंड हिस्टोरियन उनको कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन। तो उसमें कुछ पॉपुलर फिलोसफी थी, जैसे कन्फ्यूशियज्म, टाओइज्म, लीगलिज्म, मोहिज्म, इनके ये तो थी, लेकिन और भी कई सारी फिलोसफीज थी जिनको आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके पढ़ेंगे भी, ताकि आपको पता चले कि उस समय का जो चाइना है उसमें जो फिलोसोफर्स थे वो किस तरीके के विचार रखते थे। अब कन्फ्यूशियस जो है वो भी संघर्ष कर रहे थे। वो संघर्ष किस तरीके का कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि उस दौर में जब इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उसमें उनकी फिलोसफी को ज़्यादा महत्वता दी जाए, लोग जो हैं उनकी बात को ज़्यादा एक्सेप्ट करें बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये भी एक फिलोसोफर के लिए चुनौती रहती है। तो वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते थे, अपने विचारों को प्रोपोगेट करते थे, बताते थे कि वो उनके विचार जो हैं उनको लोगों को क्यों सुनना चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो फिलोसफी है, उसका जो करिकुलम है, उसकी शुरुआत होती है जो 5 क्लासिकल्स थे जो डायनेस्टी के समय पे, वहां से शुरुआत होती है। तो वहां से आपको पता चलता है कि कन्फ्यूशियनिज्म की फिलोसफी क्या है। कन्फ्यूशियनिज्म की फिलोसफी पे हमने एजुकेशन के ऊपर बात अभी कर ली थी, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन को वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते थे और उसको मानते थे कि जीवन में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सिर्फ लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए एजुकेशन को हासिल करना एक छोटा मटेरियल गेन है, उसके लिए नहीं लगना चाहिए। इंसान को एजुकेशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू मानना चाहिए अपने जीवन का, ताकि वो एक हार्मोनियस सोसाइटी को बिल्ड करने में और एक अच्छा सिटीजन बनने में महत्वपूर्ण रोल निभा पाए। थ्योरी और थियोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बात करी। अब इस थ्योरी और थियोलॉजी के बारे में बात करी, इसीलिए तो कुछ लोग उनकी फिलोसफी को, उनके थॉट्स को एक रिलीजन के तौर पे भी देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि हाँ, रिलीजन के बारे में काफ़ी बात करी है, तो वो देख लीजिए। कन्फ्यूशियज्म रिवॉल्व अराउंड द परस्यूट ऑफ यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड टियान। इंडिविजुअल सेल्फ एक व्यक्ति विशेष और टियान यानी कि हेवन यानी कि सुपीरियर गॉड या फिर ऊपर जो परम शक्ति है, जो भी माना जाए, उसके बीच में यूनिटी को प्रमोट करते थे। बेसिकली आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता, ये आपको हिंदुइज्म में भी कॉन्सेप्ट नजर आता है और कन्फ्यूशियज्म में भी आपको देखने को मिलता है। और आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं। अलग अलग कंपैरिजन जब होते हैं तब आती हैं सिमिलरिटीज।
बहुत सारे रिलीजन्स में आपस में कई सारी सिमिलरिटीज होती है, ऐसा कोई बड़ा इसमें वो नहीं है पहलू। तो ये क्या है कि परस्यूट ऑफ द यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड टियान। टियान यानी हेवन गॉड या सुपीरियर गॉड, जो टियान एक एंशियंट कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल ऑफ वे ऑफ हेवन का कॉन्सेप्ट था। ओल्ड जो चाइनीज रिलीजन था, तकरीबन 3000 तक सालों तक ये रिलीजन चला, उसमें कई सारा कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है। तो टियान एक मोनोथिस्टिक कॉन्सेप्ट था, टाओ का भी, जिसमें एक सिंगुलर और इनडिविजिबल कॉन्सेप्ट की बात हो रखी होती है कि एक ऐसा सुपीरियर पावर जो कि कहीं हेवनली गॉड है या फिर बेसिकली एक ब्रह्म है। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्म का कॉन्सेप्ट होता है। ब्रह्म का कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये है कि उसमें कोई व्यक्ति की शक्ल नहीं है, उसमें कोई ईश्वर को एक फेस के तौर पे नहीं दिखाया गया है। उसमें कहा गया है ईश्वर जो है वो मतलब हेवन है या फिर कुछ एक सुपरनेचुरल पावर है या नेचर है, वो बेसिकली उसके साथ इनको जो है यूनिटी स्टैब्लिश करना है, बेसिकली नेचर के साथ और इंसान को एक क्या बनाना है, इंडिविजुअल सेल्फ के साथ यूनिटी स्टैब्लिश करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन हेवन एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत और हेवन के बीच में एक बेसिकली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। किसके लिए? एक वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और ये जो टियान ली है या टाओ है या टियान टाओ है, ये एक ही नाम है बेसिकली, टियान जिसे कहा जा रहा है, ये एक डिवाइन अथॉरिटी का सोर्स माना गया। तो ये एक टियान टी इज ए मोनोथिस्टिक, मीनिंग दैट सिंगुलर एंड इंडिविजिबल। इंडिविजुअल में रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी एंड बिकम वन विद हेवन थ्रू द कंटेम्पटेशन ऑफ सच ऑर्डर। उनके साथ एकजुटता होना, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था कुछ ये। तो उसमें ये चीज़ें करते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, फिर सोसाइटी पे भी आ जाती है, फैमिली पे भी आ जाती है, फिर एक पूरे बड़े स्केल पे सारे सिविलाइजेशन पे भी बात आती है। तो सब लोगों में सबसे पहले ये शुरुआत होती है एक व्यक्ति विशेष की, एक इंडिविजुअल का जो रिलेशन है किसके साथ? टियान के साथ, उससे यूनाइट करना है, फिर परिवार का, फिर समाज का और फिर पूरी सिविलाइजेशन का। तो उस तरह से चीज़ें होती हैं। तो कन्फ्यूशियज्म का अगर देखें संदर्भ, तो वो उस समय का जो चाइनीज रिलीजन था, सिविल रिलीजन था पहले से जो चलता आ रहा था, जिसमें हेवन, अर्थ, सॉवरन गवर्नमेंट, एंसेस्टर, मैंडेट ऑफ हेवन, मास्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट थे, एंसेस्टर वर्शिप थी, ये सब चीज़ें थी, उनके साथ ही चलता है, उनसे सेपरेट नहीं होता है। हाँ, कुछ इंटरप्रिटेशन अलग थे, हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से देखने के, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए होते हैं अपने रिलीजन को भी देखने के, तो वो चीज़ें ज़रूर हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज कॉस्मोलॉजी विच इन्फ्लुएंस various Chinese religion, the universe arise from primal chaos of material energy। बेसिकली ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक प्राइमल केओस से इसका जन्म होता है। मतलब पहले कुछ भी नहीं था, एक केओस था, मेटेरियल एनर्जी थी, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज हुआ और पोलरिटी यिन और यान का दो पोलरिटी आई, उसकी वजह से ये एकजुट हुए, और यिन और यान की वजह से ही क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड बना। ये टाओइज्म में भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, यिन और यान को कुछ इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या गया कि पहले तो केओस था, कुछ नहीं था दुनिया में, कोई ऑर्डर ही नहीं था, और एक प्राइमल केओस था। लेकिन बाद में एक ड्युअलिटी आई। ड्युअलिटी मतलब जिसमें एक तरफ यिन है और एक तरफ यान है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। यिन अगर डार्क है तो यान लाइट है, यिन अगर मून है तो यान सन है, यिन अगर वाटर है तो यान एक क्या है, फायर है, यिन अगर कोल्ड है तो यान क्या है, वार्म है। बेसिकली ये यिन और यान एक दूसरे के प्योरली अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अपोजिट फोर्स हैं, लेकिन जीवन के हर एक पहलू में, इस ब्रह्मांड के हर एक पहलुओं में इन दोनों का रोल रहता है, इन दोनों का अंश होता है। कहीं पे भी आपको अकेला यिन नहीं नजर आएगा और कहीं पे भी आपको अकेला यान नजर नहीं आएगा। यिन में भी कहीं ना कहीं यान मिलेगा और यान में भी कहीं ना कहीं यिन मिलेगा। बेसिकली ये है कि एवरीथिंग हैज कंटेन अदर एवरीथिंग। इस तरीके की फिलोसॉफी आपको वेस्ट में भी मिलेगी और आपको बहुत जगह मिलेगी, जिसमें ये कहा गया कि ये ब्रह्मांड जो बना है, इस ब्रह्मांड में जो मूल एलिमेंट है वो कहीं किसी ने कह दिया एयर है, किसी ने कह दिया फायर है, किसी ने कह दिया कोई अलग तरीके का एलिमेंट्स है, किसी ने कह दिया पंच तत्व हैं, किसी ने कह दिया चार तत्व हैं। और यहाँ पे चाइनीज फिलोसॉफी में क्या कह दिया, यिन और यान। यिन और यान यानी कि दो अपोजिट तत्व हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। कभी यिन जो है वो डोमिनेटिंग होता है, कभी यान जो है वो डोमिनेटिंग होता है, लेकिन दोनों होते जरूर हैं। चाहे यिन कितना भी डोमिनेटिंग हो जाए, यान का पूरा वर्चस्व नहीं मिटा सकता, खत्म नहीं कर सकता।
उसका कुछ ना कुछ अंश रहेगा ही। यान कितना भी डोमिनेटिंग हो जाए लेकिन यिन का कोई ना कोई अंश तो रहेगा ही। तो यिन और यान हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका कोई लव हो, चाहे आपका कोई और पहलू हो जीवन का, चाहे आपकी फैमिली हो, हर एक चीज में यिन और यान है। तो ये यिन और यान जो हैं, ये कोई बेसिकली कोई कण नहीं है, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। यिन और यान दो अपोजिट फोर्स हैं, अपोजिट फोर्स हैं जो हर चीज में होते हैं और ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हर चीज में। लाइफ के अंदर जो ड्युअलिटी है यानी कि द्वैतता का सिद्धांत है, उसे जो है ये करते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। कन्फ्यूशियस ने ये कहा कि यिन और यान के बीच में हमें बैलेंस प्रोवाइड करना है, और वो बैलेंस तब रहता है जब सोशल हार्मनी रहती है, रिलेशनशिप्स में हार्मनी होती है, समाज में हार्मनी रहती है। तो वो सब चीज़ों को इन्होंने हासिल करने के लिए एम्फेसाइज किया कि इनर और आउटर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन होना जरूरी है जीवन में। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपको अपने अंदर और बाहर का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हासिल करना जरूरी है, उसे ब्लेंड करना जरूरी है, जीवन में उतारना जरूरी है, बहुत सारे गुणों को हासिल करना जरूरी है, जिसके लिए इन्होंने रेन का कॉन्सेप्ट भी दिया। रेन मतलब एक ह्यूमननेस, एक वर्च्यू वाली जिंदगी जिसमें बहुत सारे आप गुण को देखते हैं, किस तरीके का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके बारे में जब बात आती है तो जो गुण जो हैं उनको इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, आगे हम उसकी बात करेंगे। उसके अलावा लॉर्ड हेवन, जेड एम्परर या लॉर्ड हेवन बेसिकली ये है कि जो सुपर डाइटी, सुप्रीम डाइटी हैं, जो कहीं ना कहीं हेवन में एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिलीजन, एंशियंट चाइनीज रिलीजन, कन्फ्यूशियज्म, टाओइज्म, ये सभी कई सारे जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थे वो भी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट होते होते भी इस रिलीजन को तो मानते ही थे। तो लॉर्ड हेवन, जेड एम्परर, इनको ये किससे डिस्क्राइब करते थे? टियान से। तो टियान बोल दीजिए, लॉर्ड हेवन बोल दीजिए या जेड एम्परर बोल दीजिए, ये एक ही बात है। और कन्फ्यूशियस ने भी इन बातों को माना, और कन्फ्यूशियस ने भी कहा कि इनकी पूजा करते हुए, इनके लिए इस तरीके का सिंबल होता है टियान का, तो टियान को पूजते हुए, उनके लिए एंसेस्टर वर्शिप करते हुए, उनके लिए रिचुअल फॉलो करते हुए और जीवन में अपने गुणों को हासिल करते हुए, कल्टीवेट करते हुए, आप अपने जीवन में जो गुणों को हासिल करते हैं तब जाके आप क्या कर सकते हैं, जीवन में एक समृद्धि या आप कह सकते हैं कि हार्मनी, सोशल हार्मनी को प्राप्त कर सकते हैं। टियान जो है वो भी एक काफी कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है चाइनीज थॉट्स में। टियान को गॉड ऑफ हेवन, नेचुरल लॉ में सबसे सुपीरियर गॉड के तौर पे या एक नेचुरल ऑर्डर ही माना जाता है। एक ऐसा फोर्स जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इसमें उसे कोई स्वरूप, इंसानी स्वरूप देने की भी जरूरत नहीं है। कई जगह इंसानी स्वरूप दे भी दिया जाता है किसी थॉट में, कई बार नहीं भी दिया जाता। तो एक सुपीरियर पावर की बात हो रखी है, जैसे यिन और यान का कॉन्सेप्ट है जिसमें ड्युअलिटी का सिद्धांत है। अब वो कोई कण नहीं है, यिन और यान को आप ऐसे निकाल के नहीं कह सकते कि ये देखो यिन और ये रहा यान, ये दोनों आपस में हमेशा मिले हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कोई कण नहीं है, वो ड्युअलिटी के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे टियान जो है वो सुपीरियर गॉड ऑफ हेवन या एक ऐसी नेचुरल फोर्स या सुपीरियर पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कि कहीं है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे कंट्रोल से बाहर है। कन्फ्यूशियस ने टियान को एक मिस्टिकल वे में देखा और इस तरह से एट्रीब्यूट किया कि जैसे कि इंसान को एक जीवन मिला है, आपको जो जीवन मिला है उसके लिए हम सभी को जो जीवन मिला है उसके लिए हमें, उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए। तो लाइफ का जो गिफ्ट मिला है वो कहीं ना कहीं से तो हमें मिला है, और वो यूनिवर्स के किसी ना कहीं हिस्से में उसको सेंस करते थे, एक मिस्टिकल वे में करते थे, और इसे वो कोई पर्सनल गॉड के तौर पे नहीं देखते थे कि ये हमारा ईश्वर है, इस तरीके का दिखता है, इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके से उसने हमें इस काम के लिए भेजा है। इस तरह से नहीं, पर्सनल गॉड की तरह नहीं, एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स की तरह देखते थे, और नेचुरल गॉड्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स की तरह देखते थे। जैसे टाओइज्म में देखते हैं, हिंदुइज्म के भी कुछ कॉन्सेप्ट में ऐसे देखते हैं कि एक ब्रह्म की बात होती है, ब्रह्म की बात जो होती है, ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कन्फ्यूशियस के एक डिसाइपल थे डोमुची। उन्होंने कहा कि टियान जो है वो मास्टर पाथ ऑफ विजडम को गाइड करता है, कि जीवन में आप जिस दिशा में जाते हैं, विजडम की दिशा में जब जाते हैं तो उसके मास्टर पाथ की तरफ आपको गाइड करता है कि उसका सबसे सही तरीका क्या है आपको, ताकि ज्ञान प्राप्त हो सके या विजडम प्राप्त हो सके। कन्फ्यूशियस हिमसेल्फ एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग
एंड वर्शिपिंग पर्सनल गॉड्स थ्रू प्रॉपर रिचुअल्स। तो प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आप अपने ईश्वर को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने इस चीज़ों के ऊपर जोर दिया, लेकिन उन्होंने खुद का कोई अलग गॉड नहीं बनाया या कोई खुद का अलग रिचुअल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि पहले से जो चलता रहा है उसी तरीके से चलने दो। अच्छा ठीक है। इसीलिए कन्फ्यूशियस ने भले ही रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर बात करी हो, लेकिन खुद का कोई कल्ट स्टैब्लिश नहीं किया। इसलिए उनको वे ऑफ लाइफ के तौर पे देखते हैं चाइना में। सम कन्फ्यूशियंस, कुछ जो कन्फ्यूशियस की विचारधारा को मानने वाले मूवमेंट के लोग थे, वो कन्फ्यूशियस को एक गॉड की तरह देखते थे, एक अवतार की तरह मानते थे, या कुछ एक डाइटी की तरह या लोक देवता की तरह मानते थे। लेकिन उनको भी सुप्रीम डाइटी नहीं मानते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि उनको टियान मान रहे हैं या एम्परर जेड मान रहे हैं या एम्परर गॉड ऑफ हेवन मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। बस उनको वो एक इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे देखते थे कि ये हमारे एक गाइड हैं, या फिर ये भी एक डाइटी की तरह है, एक देवता तुल्य इंसान है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी कन्फ्यूसिज्म में आपको देखने को मिलता है कि वो चाइनीज़ फोक रिलीजन जो था, एंशिएंट चाइनीज रिलीजन, उसी को एम्फेसाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाद में जीवन के दूसरे पहलुओं के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर, इनके ऊपर बात करते हुए चलते हैं, वर्च्यूज़ के ऊपर बात करते चलते हैं। रिलीजन के ऊपर कोई ज़्यादा उनका अलग से निकल के नहीं आता है, कोई अलग तर्क नहीं निकल के आता है कि रिलीजन को उन्होंने कोई नई ऊंचाइयां दे दी हो या नया व्यू दे दिया हो, कोई नया थियस्टिक व्यू दे दिया हो। थियस्टिक व्यू में मोइसिज्म जो है उसने कुछ ज़्यादा, आगे जिसकी फिलोसफी को हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, तो उसने ज़्यादा थियस्टिक व्यू दिया हेवन का, इवन कन्फ्यूशियस से भी। अब आगे बात आती है कि टाओइज्म के साथ भी अगर देखें तो इंटीग्रेटेड भी हो जाता है आगे चल के। तो कन्फ्यूशियस और टाओइज्म के जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ इनसिमिलरिटीज़ हैं, कुछ अंतर भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। लेकिन बाद में जब देखते हैं तो ये दोनों फिलोसॉफीज एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हो गई, लिबरल हो गई। कि टाओइज्म को मानने वाले लोग कन्फ्यूशियज्म के विचारों से भी प्रभावित थे, कन्फ्यूशियस के फॉलोअर जो हैं वो टाओइज्म के कॉन्सेप्ट को भी मानते थे। तो टाओइज्म या डाओइज्म है, ये किसने दिया था? लाओत्जू ने दिया था। बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे, ये भी एक बहुत बड़े मास्टर थे। और ये किसने दिया? कन्फ्यूशियस ने दिया। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या? दोनों चाइना में थे, दोनों चाइनीज़ फिलोसॉफी हैं, दोनों में अलग अलग एंगल्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट हैं, दूसरे रिलीजन्स के प्रति भी टॉलरेंट है। टाओइज्म में लाइफ का फोकस क्या है? फोकस ऑन अचीविंग बैलेंस इन लाइफ। जीवन में बैलेंस हासिल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्फेसिस है डाओइज्म का। इन्होंने, कन्फ्यूशियज्म ने क्या कहा कि सोशल हार्मनी को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, कि सामाजिक हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है, उनमें एकता होना, उनमें एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। टाओ का मतलब होता है द वे, ऑलवेज फॉलो द वे। एक रास्ता जो लॉर्ड जू ने दिखाया, एक तरीका जीवन जीने का वो बताया उन्होंने, तो उस तरह से इन्होंने चीज़ें चलाई। यिन और यान का जो सिंबल है उसे सिंबलाइज किया बहुत हद तक। यिन यान का जो कॉन्सेप्ट है उसे लाओजू ने स्टैब्लिश किया था कई तरीक़ों से। यिन यान में जो ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करी, इन्होंने भी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी, कन्फ्यूशियस ने भी उसमें हार्मनी स्टैब्लिश करने की बात करी उसे, कि दोनों ड्युअलिटीज के बीच में हमें एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। डील मेनली विद सोशल रिलेशनशिप, कन्फ्यूशियस रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सुपीरियर, मेल सुपीरियरिटी के ऊपर बात होती है कन्फ्यूशियस में। पैट्रियार्कल है कहीं ना कहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी तब पता चलेगा आपको। यहाँ पे किसी तरीके की पैट्रियार्कल बात नहीं है, यहाँ पे फेमाइन साइड को इवन ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। यिन और यान में यिन को फेमाइन माना गया, यान को मेल माना गया, डोमिनेटिंग माना गया, उस तरह से। तो यहाँ पे दोनों को बराबरी तौर पे देखा गया। लेकिन इन्होंने क्या है कि मेल डोमिनेशन को देखा, कि जो मेल डोमिनेशन को मतलब बेसिकली ये उस स्टडी करते आ रहे थे जिस समाज को, वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल था। तो उसमें कहा कि जब एक रिलेशनशिप होता है, किसी का भी रिलेशनशिप हो, तो उसमें एक डोमिनेटिंग साइड होती है और एक रिसीविंग साइड होती है, सबमिसिव साइड होती है, वो बात है। तो ये मोनोथिस्टिक टाइप का रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी था, एक फिलोसॉफी थी, उसमें मोनोथिस्टिक व्यू मानते थे ये। टाओ भी कुछ इस तरह से ही थे इस मामले में, तो मोनोथिस्टिक ही व्यू था उनका, कोई अलग नहीं था इसमें। अब सोशल मॉरलिटी और एथिक्स के बारे में कन्फ्यूशियस ने क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि देखिए, the importance of following the order derived from heaven which maintain harmony in the world encourage humanity to find balance between opposing force like yin and yang। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे हेवंस के समय से या फिर आप कहें कॉस्मोलॉजी जिस तरह से बनी, तो यिन और यान बैलेंस थे तभी तो बनी। हर एक चीज, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पत्थर, नदियां,
सब चीज़ें बनी हैं उन सभी में यिन और यान तो है ही, दोनों में ड्यूअलिटी तो है ही, और सब चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में है नेचर में। तो इसका मतलब क्या है कि हेवन में एक प्रॉपर ऑर्डर है, एक हार्मनी है इस दुनिया में। तो उससे हमें सीखना चाहिए, खुद को, इंसानियत को इनकरेज करना चाहिए कि बैलेंस समझे वो, जो अपोजिंग फोर्सेस है इन और यान की, उनके बीच में वो बैलेंस स्थापित करे। हमारे जीवन में जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है यिन और यान में, उनमें हमें बैलेंस स्थापित करना है, हमारे बिहेवियर में, हमारे गुणों में, ताकि हम चीज़ों में और समाज में हार्मनी स्टैब्लिश कर सके। उसी तरीके से जैसे कि नेचर में हार्मनी स्टैब्लिश है गॉड ऑफ हेवन की वजह से, टियान की वजह से, इटसेल्फ नेचर की वजह से, जो नेचर ने खुद एक हार्मनी स्टैब्लिश कर रखी है, उसी को आधार मान के या उसी से मोटिवेटेड होके हमें भी अपने जीवन में अपोजिंग फोर्सेस के बीच में एक बैलेंस लेके आना है, जिससे सोशल हार्मनी बनेगी। सोशल हार्मनी एंड मॉरलिटीज आर अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक पैट्रियार्की। पैट्रियार्की को प्रैक्टिस करके भी आप सोशल हार्मनी और मॉरलिटी को हासिल कर सकते हैं, ऐसा मानना था किसका? कन्फ्यूशियस का। ऑब्वियसली आज के समय आप पैट्रियार्की को रिग्रेसिव विचारधारा मान सकते हैं कि उसमें एक मेल डोमिनेंस होता है, तो उसको क्यों माना जाए? दोनों ही जेंडर इक्वल हैं। लेकिन उस दौर में इन्होंने क्या कहा कि पैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्की यानी कि उसको फॉलो करना, यानी कि मेल का रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था उस दौर में, इनका ऐसा मानना भी था। तो इनका ये मानना था कि एंसेस्टर वर्शिप हो या रिचुअल्स को फॉलो करना हो, देवताओं की पूजा करना हो, पैट्रियार्की को फॉलो करना हो, रिलेशनशिप को मैनेज करना हो, रिलेशनशिप्स में सब चीज़ों को देखना हो, उसके लिए आपको सब बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, जिसमें 5 कॉन्स्टेंट थे, 5 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें रेन यानी कि वर्च्यूज की बात हो रखी थी, बेनवोलेंस और ह्यूमनेस यानी इंसानियत और इंसान के गुणों में रेन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। येन यानी राइटनेस, जस्टिस यानी यी का मतलब वाई आई का मतलब क्या है? यी यानी कि क्या सही है, मोरली जस्टिस क्या है, क्या सही चीज है, उसको फॉलो करना है। रिट्स यानी ली यानी प्रॉपरली रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करना है, ताकि हम ईश्वर को भी थैंकफुल हो सके, उनकी प्रॉपर पूजा वगैरह कर सके। उसमें ग्रामर का भी रोल था, लैंग्वेज का भी रोल था, रिचुअल्स का भी रोल था, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर जी का मतलब है विजडम और नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करना, एजुकेशन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और जिन यानी कि सिंसियरिटी या फेथफुलनेस, इसमें रिलेशनशिप की बात आ जाती है, तो वो अभी हम बात करेंगे। 4 क्लासिकल वर्च्यूज की बात करी, जिसमें ये जो पहले था वो वापस इसमें आ जाता है। ये का मतलब वही है राइटफुलनेस। तो अगर आप गुणों की बात करेंगे, उसमें भी राइटफुलनेस और जस्टिस का होना जरूरी है, लॉयल्टी का होना जरूरी है, और उसके अलावा फिलिपिटीज, ये जो है यहाँ पे आपको पैट्रियार्कल वाली बात नजर आएगी। उसके अलावा कंटिनेंस की बात आती है। उसके अलावा भी कई सारे गुणों की इन्होंने बात करी, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इनकरप्टिबिलिटी यानी कि करप्शन नहीं करना, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जेंटलनेस, काइंडनेस, काइंड हार्टनेस, रेस्पेक्ट, फ्रूगेलिटी, मोडेस्टी, ये सब चीज़ें आप समझते हैं। सबको हिंदी अनुवाद करने में कोई मतलब नहीं, आपको पता ही है ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी, बहादुरी, भ्रष्टाचार से मुक्त होना, सबके प्रति दयालु होना, माफ़ी की वो होना, माफ़ी देना लोगों को, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने कहा। कन्फ्यूसिज्म में 4 टेनेट माने जाते हैं इसके लिए। जैसे ये मैंने अभी बताया ना आपको 5 चीज़ें हैं, तो उनमें से ये 5 कांस्टेंट और 4 टेनेट के तौर पे इसे देखा जाता है। जो टेनेट क्या है? रिचुअल्स और राइट्स, रिट्स और रिचुअल्स, 5 रिलेशंस, रेटिफिकेशन ऑफ नेम्स, रेन, सबको पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे, आपको चिंता मत करिए। तो ये 4 कन्फ्यूशियस के टेनेंट हैं। इसके ऊपर कन्फ्यूशियस के पिलर कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर कन्फ्यूशियज्म के सिद्धांत टिके हुए हैं। इन्होंने कहा कि रेन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप अल्ट्रुइज्म या परोपकारी बन सकते हैं। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट, उसको देखिए। रिट्स और रिचुअल्स के बारे में इनका एक मानना था कि देखिए, हर एक रिचुअल और एक रिट्स जो है उसका महत्व है। आप ईश्वर को पूछते हैं, उसके प्रति थैंकफुल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसका एक महत्व है, वो होना जरूरी है। और उसके लिए इन्होंने कहा कि हर किसी को जब कोई रिचुअल और कोई किसी भी तरीके का ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी मंत्र का बार बार रिपीटेशन तरीके से वर्ड्स का उच्चारण कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सेरेमनी को एक प्रॉपर उसी वे में करना चाहिए जिस तरीके से उसको बताया गया है, जिस तरीके से उसको किया जाना मेंशन किया गया है अलग अलग तरीकों से, तो वो ध्यान रखना है। तो रिट्स एंड रिचुअल्स को इन्होंने, चाहे वो फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हों, चाहे वो किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो या शादी हो रही हो किसी की,
या कोई और तरीके की सेरेमनी हो, कोई जो जैसे कि चाइना में एक सेरेमनी हुआ करती थी कि यंग मैन एंड वुमेन जब कोई बड़ा होता था, मतलब एडल्टहुड में आ जाता था, तो उसके लिए भी वो होती थी, सेरेमनी होती थी, एंसेस्टर्स की पूजा होती थी। तो अलग-अलग तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए रिट्स एंड रिचुअल्स होते थे और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि उन सभी को, रिट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करना हमारे सोशल हार्मनी को हासिल करने का एक इम्पोर्टेंट पहलू है। Authority without generosity, ceremony without reverence and mourning without grief, these I cannot bear to contemplate। इन्होंने कहा कि अगर कोई अथॉरिटी है, कोई राजा है और उसमें जेनरोसिटी नहीं है, उसमें दया भावना नहीं है, उसमें उदारवादिता नहीं है, तो मैं उसको अथॉरिटी नहीं मानता। एक सेरेमनी है जिसमें रेवरेंस नहीं है, उसमें एक भाव नहीं है, उसमें एक प्रॉपर तरीका नहीं है, तो मैं उसको सेरेमनी नहीं मानता। मॉर्निंग विदाउट ग्रीव्स, इसमें किसी दुख में अगर कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी मान लो रो रहा है, तो उसमें अगर दुख नहीं है तो उसके रोने का कोई सेंस नहीं है। तो बेसिकली ये है कि हर एक भावना, हर एक चीज को जाहिर करने का एक तरीका होता है, और उस तरीका को अगर सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाए तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए रिट्स एंड रिचुअल्स को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना। 5 रिलेशंस के बारे में इन्होंने बात करी। 5 रिलेशंस की बात जब इन्होंने करी तो 5 रिलेशंस किस किस के थे, आगे मैं बताऊंगा आपको। कि एक राजा का अपनी जनता के प्रति, एक दोस्त का अपने दूसरे दोस्त के प्रति, एक भाई का अपने दूसरे भाई या अपनी दूसरी बहन, या भाई बहन का आपस में रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता, इन सभी के बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी, एक परिवार में, एक समाज में अगर शांति और हार्मनी हासिल करनी है तो हर एक रिश्ते को एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में रहना होगा, हायरार्की में रहना पड़ेगा। कि जैसे पिता के साथ पुत्र का रिश्ता, पिता डोमिनेटिंग पार्टी है उसमें, और ये तो आप आज भी जानते हैं, चाहे पिता के साथ आपके कितने भी फ्रेंडली रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन पिता तो पिता है, वो तो फादर है आपका। तो फादर है तो उसकी बात कहीं ना कहीं ऊपर होगी, उसका डोमिनेंस होगा, और एक व्यक्ति का सबमिशन होगा। आप कहेंगे कि नहीं, राइट एंड रॉन्ग ही होना चाहिए, कि एक व्यक्ति सही है उसको ही सही मानना चाहिए, चाहे वो दूसरा गलत है। लेकिन जर्नल पर्सपेक्टिव में आप देखिए और सच्चाई को स्वीकार करते हुए आपको पता है कि डोमिनेंस होता है, हायरार्की होती है हर एक रिलेशनशिप में, हर एक रिश्ते में, चाहे नहीं होनी चाहिए। आज के संदर्भ में देखा जाए, लोग मानेंगे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होती है। और इस चीज को इन्होंने माना, इन्होंने तो कहा कि होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट हायरार्की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेट द रूलर्स बी रूलर, एक राजा को राजा रहने दीजिए, जनता को जनता रहने दीजिए, मिनिस्टर को मिनिस्टर रहने दीजिए, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र रहने दीजिए, वो वैसा का वैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, एक राजा जो है वो अपनी जनता के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, एक पेरेंट जो है अपने बच्चे के साथ व्यवहार कैसा करेगा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कैसा करेगा, एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ कैसा रोल बिहेव करेगा, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ कैसे रोल करेगा। इवन फ्रेंडशिप में भी इन्होंने हायरार्की को कहा कि भाई जब दो दोस्त होते हैं उनके बीच में काहे की हायरार्की, लेकिन इन्होंने कहा कि उसमें भी हायरार्की होती है अगर आपको हार्मनी चाहिए तो इसमें इन्होंने कहा कि 2 पार्टियां होती है, एक डोमिनेटिंग पार्टी होती है, एक सबमिसिव पार्टी होती है। डोमिनेटिंग पार्टी वो होती है जिसके पास पावर है, अल्टीमेटली वो पनिश भी कर सकती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है सबमिसिव पावर को, सबमिसिव पार्टी को। तो डोमिनेटिंग पार्टी का ये दायित्व है कि वो सबमिसिव पार्टी के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ काइंडनेस और जेंटलनेस के साथ व्यवहार करें। और जो सबमिसिव पार्टी है उसका ये दायित्व है कि वो अपनी डोमिनेटिंग पार्टी को, जो रिसीविंग एंड है दूसरा, उसके साथ रेस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ बात करे। मतलब जैसे कि एक पिता है, एक पुत्र है, तो फादर एंड सन के बीच में आपको पता है, फॉर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सन है, सन जो है वो अपने पिता की रेस्पेक्ट करे, ठीक है, वो समझे कि उसका पिता उससे पावरफुल है और उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब अगर ये गलत व्यवहार करेगा तो पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। पिता को वो अपना दोस्त नहीं समझ सकता या अपने बराबर का नहीं समझ सकता, उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और उसके साथ एक अलग तरीके से, एक सम्मान के नज़रिए से देखना पड़ेगा। वैसे ही इस पिता को, भले ही वो अपने बेटे का उस तरह से सम्मान की तरह नहीं, उसको जी जा करके बोलने की, जी कुर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उससे छोटा है, उसके साथ वो डोमिनेटिंग पार्टी इसमें फादर खुद है, लेकिन फिर भी उसे बेटे के प्रति काइंड होना चाहिए, उसके प्रति एक उदार होना चाहिए, उसको भी एक क्या कह सकते हैं, जेंटलनेस के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर ऐसा रिश्ता रहा तो क्या होगा,
दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहेगी, रिश्ता अच्छा रहेगा। वैसे ही जैसे कि एक राजा है, अब वो राजा है, वो पावरफुल है, उसकी बहुत सारी जनता है। अब राजा इन जनता के प्रति उदार होगा तो जनता राजा से प्रेम करेगी और कोई रिश्ते में खटास नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो जनता के लोग हैं, वो राजा की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो क्या है, सबमिसिव में। अगर ये सब्जेक्ट्स अपनी राजा की सम्मान नहीं करेंगे तो राजा को गुस्सा आ सकता है, राजा नाराज हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, चीजें खराब होंगी। राजा और जनता के बीच में रिश्ते खराब होंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, हो सकता है विद्रोह हो राजा के प्रति, राजा लोगों का शोषण करे, लोगों के ऊपर रिवोल्ट को दबाने के लिए उनके ऊपर सेना भेजे, ये चीजें हों। तो कुछ भी तरीके की चीजें खराब कब होंगी, जब दोनों के बीच में रिश्तों में तनाव होगा, और तनाव होगा मतलब सोशल हार्मनी नहीं होगी, उनके रिश्तों में बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस कब नहीं होगा, जब जो डोमिनेटिंग पार्टी है, डोमिनेटिंग पार्टी कौन है, राजा, राजा अपनी जनता के प्रति उदार नहीं होगा, दयालु नहीं होगा, तो जनता उससे नाराज हो जाएगी। अगर जनता अपने राजा का सम्मान नहीं करेगी और उसे वो रिस्पेक्ट और रेवरेंस नहीं देगी जो उसका वो हकदार है एज ए डोमिनेटिंग पार्टी, तो राजा नाराज हो सकता है, उसका ईगो हर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से इन रिश्तों को और इनके रिश्तों की गहराई को कन्फ्यूशियस ने समझा। फ्रेंडशिप में भी ये बात समझी उन्होंने कि ओल्डर फ्रेंड और यंगर फ्रेंड को भी ये चीज़, इस हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। दो लोग हैं और वो दोस्त हैं, उसमें भी एक बड़ा है, एक छोटा है, एक पावरफुल ज़्यादा है, डोमिनेटिंग है, तो उस डोमिनेटिंग का ये दायित्व है कि वो जो सबमिसिव है, जो कमज़ोर है, उसके प्रति दयालु रहे, उसकी हेल्प करे। और जो सबमिसिव, उसका ये जिम्मेदारी है कि वो जो बड़ा है, जो डोमिनेटिंग है, उसका कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करे, उसके बारे में समझे। हस्बैंड वाइफ के बारे में भी उन्होंने ऐसी कई बातें कि यहाँ पे हस्बैंड को उन्होंने डोमिनेटिंग पार्टी के तौर पे देखा, इसीलिए उसको पैट्रियार्कल कहीं ना कहीं फिलोसॉफी के तौर पे देखा जाता है रिलेशनशिप के मामलों में, जब उन्होंने अपने सिद्धांत दिए तब। अब रेटिफिकेशन और रिडक्शन ऑफ नेम्स, भाषा के ऊपर इन्होंने शुद्धि के ऊपर बात करी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको रिट्स एंड राइट्स में, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऑथोरिटी विदाउट जेनरोसिटी, सेरेमनी विदाउट रेवरेंस, वार्निंग विदाउट ग्रीव्स, इनका कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से गलत तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस करने का, गलत तरीके से चीज़ों के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर अप कन्फ्यूजन अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, अचीव सोशल हार्मनी। इसके बारे में इन्होंने कहा कि देखिए, अगर लोग सही तरीके से नाम बोलेंगे नहीं, सही तरीके से नामों का उच्चारण नहीं करेंगे, इस तरीके की फिलोसॉफी, मैंने ग्रीस के भी एक फिलोसोफर की पढ़ाई थी जिसमें उन्होंने भी लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी जोर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर जैसे इन्होंने भी ये कहा कि इफ लैंग्वेज बी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ ऑफ थिंग्स, अफेयर कैन नॉट बी कैरिड ऑन द सक्सेस। कि अगर कोई आदमी नाम सही से नहीं ले रहा है, नाम सही से नहीं ले रहा है, तो भाषा का सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, और भाषा का सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो जिस तरीके से उन चीज़ों का होना चाहिए वो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिचुअल है, उसमें कोई रिट्स बोलना है, कोई श्लोक बोलना है मान लीजिए आपको, या कोई उच्चारण करना है, किसी तरीके की प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है, तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, और वो प्रॉपर वे अगर फॉलो नहीं किया गया तो चीज़ें जो है वो सही ऑर्डर में नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने कहा कि भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए भाषा और एजुकेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक रिश्ते में दूसरे रिश्ते के प्रति अप्रोप्रिएट ड्यूटीज़ को, The ratification of names must occur order to every member of society know that place and appropriate duties of relationship on other। अगर वो सही तरीके से समझ पाएंगे तब वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने रिलेशनशिप को भले भांति समझ पाएंगे। इसका जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, जो इसके पिलर है, 4 टेनेट है उसमें है, वो है रेन। रेन के कई सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे मोन अप्रोप्रिएट है वो है वर्च्यू और काइंडनेस, की गुण, ह्यूमननेस और काइंडनेस। इनसे किसी ने स्टूडेंट्स ने इनके पूछा था कि व्हाट इज रेन, तो उन्होंने कहा था लविंग ऑल द मेन, सभी लोगों से प्रेम करना ही रेन है। तो रेन का बेसिकली इनका मतलब है कि लोगों के प्रति उदार होना, काइंड होना, वर्चुअस होना। और जब आप वर्चुअस होंगे, अल्ट्रुइज्म को फॉलो करेंगे, परोपकारी होंगे, हर एक संदर्भ में परोपकारी होंगे, तो आप अच्छे गुणवान होंगे, और अच्छे गुणवान होंगे जब, तो सामाजिक बैलेंस तो बनेगा। हर एक आदमी परोपकारी बन जाए समाज का, तो उससे क्या होगा, समाज ही, ये धरती ही हेवन बन जाएगी ऑब्वियसली। तो जिस तरह से अनलाइक निर्वाणा और एंटर्स इनटू हेवन, रेन इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ स्टेट बीइंग दैट कैन बी अचीव्ड। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स में ये होता है ना कि भाई, जैसे बुद्धिज्म में निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है कि क्या इनलाइटनमेंट मिलना है ना, कैवल्य मिलता है, कैवल्य की बात होती है कि उसमें जैनिज्म में जैसे कि मोक्ष की बात होती है, अलग अलग रिलीजन, हिंदुइज्म में बात होती है। वैसे ही अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं,
किसी में आफ्टर लाइफ की बात होती है कि रेन, यहाँ पे रेन ऐसा नहीं है कि कोई जगह है जहाँ पे हासिल कर सकते हैं, या कोई स्टेट है या कोई स्थिति है जिसको हासिल कर सकते हैं। हर आदमी रेन के साथ बोन होता है, मतलब हर आदमी में एक अंदर से गुण होता है, एक कहीं ना कहीं जेनरोसिटी उसके अंदर होता है, काइंडनेस होती है, वर्च्यू होता है, लेकिन अल्टीमेटली उस सेंस ऑफ इनेट गुडनेस को हासिल करना या फिर कंटिन्यूसली उसे परस्यू करना ही रेन है। ठीक है, जुनजी और जियोरेन क्या है, ये दो तरीके के लीडर्स के बारे में इन्होंने बात करी। जुनजी और जियोरेन ये दो इस तरीके के लीडर्स हैं, दो अलग अलग तरीके के अपोजिट लोग हैं। जुनजी एक अच्छा आदमी है बेसिकली, जो लोगों को अपने से पहले रखता है, बोलता कम है करता ज़्यादा है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, अच्छा व्यवहार करता है। बेसिकली वो व्यक्ति है जिसने रेन को अचीव किया है। रेन को अचीव नहीं, रेन की तरफ वो ज़्यादा है, मतलब उसको वो ज़्यादा गुणवान है। और उसके विरोध में जो जियोरेन है, जियोरेन एक पिटी माइंडेड आदमी है, कमज़ोर हल्के दिमाग का आदमी है, हल्का आदमी है, जो पर्सनल फेम और फॉर्च्यून और पावर के लिए बस कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता है। लोगों के बारे में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी पहुंचा सकता है, अनडिसिप्लिन्ड है। तो जुनजी और जियोरेन के का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। जियोरेन बेसिकली पिटी माइंडेड, कमज़ोर मानसिकता का आदमी जो सिर्फ ग्रीडी और मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहा है, और जुनजी वो है जो कि एक तरीके का रेन हासिल कर चुका है, एक रेन की स्थिति में है, वो एक अच्छे गुणवान व्यक्ति की पहचान के तौर पे जुनजी को देखते हैं। कौन? आपके कन्फ्यूशियस। अब इनकी लेगेसी और इन्फ्लुएंस को देख लेते हैं। इनकी जो लेगेसी थी उसे प्रमोट किया, उनकी टीचिंग्स को। इनके एक स्टूडेंट थे, बहुत पॉपुलर स्टूडेंट थे, मेंसियस। मेंसियस ने कन्फ्यूशियस के बातों को काफ़ी ट्रैवल कर करके इधर उधर फैलाया। उन्होंने खुद के भी कुछ विचार इसमें शामिल किए, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो कन्फ्यूशियस की जो बातें हैं जिनको आगे प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से कन्फ्यूशियसिज्म एक इम्पोर्टेंट फिलोसॉफी के तौर पे चाइना की हिस्ट्री में दर्ज हुआ। क्योंकि कन्फ्यूशियस जब मर गए थे, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनके जो विचार थे उनको उन्हीं के शिष्यों ने ही तो प्रसारित किया। उनके एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था जुनजी। ये भी कन्फ्यूशियज्म को रिफाइन करते हैं और बहुत सारा एक प्रैग्मेटिक विजन देते हैं। हालांकि शुरुआती समय में जब कन्फ्यूशियस की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब नई डायनेस्टी आई, जो के बाद किन डायनेस्टी या चिन डायनेस्टी, सॉरी किन नहीं, ये चिन डायनेस्टी है, जिसके नाम पे चीन का नाम चीन पड़ा। इस चिन डायनेस्टी के समय कन्फ्यूशियज्म को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया और लीगलिज्म को अपना लिया गया। लीगलिज्म एक ऐसी फिलोसॉफी थी जिसमें ये था कि सब तरीके की फिलोसॉफीज को त्याग दीजिए, और रूल अगर करना है किसी राजा को तो उसे डोमिनेट होना पड़ेगा, डोमिनेटिंग होना पड़ेगा, लोगों को पनिश करना पड़ेगा, सबको दबा के रखना पड़ेगा, तभी रूल कर सकता है। तो उन्होंने लीगलिज्म की पॉलिसी को अपनाया, बाकी सभी फिलोसोफर्स को यहाँ पे प्रताड़ित किया, बहुत सारी हजारों किताबों को जला दिया गया, स्कॉलर्स को भी मारा गया। तो उस दौर को कहा जाता है बर्निंग ऑफ बुक्स एंड बर्निंग ऑफ स्कॉलर्स। तो उस समय पे चिन डायनेस्टी के समय पे बहुत कम चीज़ें बची, बहुत सारे चीज़ों को तो जला दिया गया, तो लेकिन कन्फ्यूशियस की कुछ चीज़ों को बचाया रखा गया, प्रोटेक्ट किया गया, जिसकी वजह से कन्फ्यूशियस के विचार हमें बाद में भी पता चलते हैं। तो ये जो चिन डायनेस्टी थी, इसकी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के जब चिन डायनेस्टी का अंत हुआ, चिन डायनेस्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, लगभग 15 सालों तक ही चली है। 221 BC से 205 BC या 206 BC तक चली। उसके बाद हैन डायनेस्टी आई। हैन डायनेस्टी के समय कन्फ्यूशियज्म को फिर से पैट्रोनेज मिली, कन्फ्यूशियज्म को फिर से रिवाइवल किया गया। और हैन डायनेस्टी के जो राजा थे, एम्परर थे जाओजू, इनके समय पे इसे रिस्टोर किया गया। एम्परर वू ने चाइनीज कन्फ्यूशियज्म फिलोसॉफी को चाइना की नेशनल फिलोसॉफी के रूप में स्वीकार किया, इन्फ्लुएंस को माना उसको। तो उस दौर में कन्फ्यूशियज्म काफ़ी पॉपुलर हो गया। कन्फ्यूशियज्म के आगे भी जो दौर देखे गए, दूसरी जो डायनेस्टीज आई हैन डायनेस्टी के बाद, चाहे वो टैंग डायनेस्टी आई हो या और दूसरी डायनेस्टीज आई हो, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो अगले 2000 सालों तक कन्फ्यूशियज्म जो है वो एक डोमिनेटिंग फिलोसॉफी रहा चाइना की, और चाइना के लोगों और उनके कल्चर, उनके समाज के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव रहा। फिर टैंग डायनेस्टी के समय टाओइज्म काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन कन्फ्यूशियज्म को भी लोगों ने इस तरह से अपना लिया था कि टाओइज्म और कन्फ्यूशियज्म एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने लग गए थे, एक दूसरे में समाहित होने लग गए थे, कि एक ही आदमी टाओइज्म को भी मान रहा है, कन्फ्यूशियज्म को भी मान रहा है। फिर 20वीं शताब्दी आते आते 20वीं शताब्दी में क्या होता है, एक बड़ा इवेंट होता है चाइना में। एक तो मोनार्की का अंत हो जाता है, चाइना में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है पहले, फिर एक सिविल वॉर होता है, फिर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। तो चाइना में जब कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है और माओ जेडोंग की हुकूमत आती है, तो माओ जेडोंग के समय पे
क्या हुआ कि एक कल्चरल रिफॉर्म हुआ था। कल्चरल रिफॉर्म हुआ और माओ जेडोंग के जिस तरीके के विचार थे वो कन्फ्यूशियस की बातों में ज़्यादा बिलीव करता नहीं था, क्योंकि वो सोशल हार्मनी की बात करती हैं ऐसी बातें। तो उसने सोशल हार्मनी की बात ना करते हुए मोइसिज्म की बातों को माना, जो कि एक यूनिवर्सल लेव, किसी भी तरीके की उसमें ऑर्डर नहीं है, सोशल स्टैंडिंग की बात नहीं होती, उसमें यूनिवर्सली सबको इक्वल मानने की बात है। उसमें रिलेशनशिप्स में वो नहीं है कि राजा का क्या दायित्व है, मतलब एक रूलर का लोगों के प्रति दायित्व है, रूलर्स के प्रति क्या क्या दायित्व है। तो ये जो आइडिया थे, जिस तरीके की पॉलिटिकल विचारधारा होती है उसी तरीके की वो फिलोसॉफी को स्वीकार कर लेते हैं। तो उनको सुटेबल नहीं लग रही थी कन्फ्यूसिज्म की विचारधारा, तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और आउटडेटेड बता दिया चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने, तो उसको हटा दिया था उस दौर में। लेकिन उसको हटाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि जिस फिलोसॉफी को चाइना के लोग हजारों सालों से फॉलो कर रहे थे, अब 2000 सालों से फॉलो कर रहे थे, उसको एक लीडर आके, एक माओ जेडोंग या कोई 5 माओ जेडोंग या 10 माओ जेडोंग आके एक दिन में नहीं हटा सकते। लोगों के मन में जो चीज़ बैठी हुई है, जिस चीज़ को वो मानते हैं, जिस चीज़ को वो जिस फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं, वो लंबे समय तक रहती है। तो कन्फ्यूसिज्म का जो आइडिया है वो लंबे समय तक रहा। आज भी ये देख सकते हैं आप, कन्फ्यूसिज्म जो है वो चाइना के लोगों के बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं मिक्सअप है। उनकी बातों को आज भी लोग कहीं ना कहीं मानते हैं और उनको एक ग्रेट टीचर के रूप पे देखते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूसिज्म का जो अल्टीमेट जो एक थॉट है कि एक स्पेशल वे देना है लाइफ को, ग्रेटर गुड ऑफ फॉर टू लिव फॉर, कि आप जीवन में सोशल हार्मनी को हासिल करने के लिए एक ग्रेटर विजन की तरफ ग्रेटर गुड की तरफ जाने के लिए अपने जीवन में जो जो चीज़ें अपनाते हैं, जिस तरीके का जीवन अपनाते हैं, जिस तरीके की जीवन शैली को जीते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस चीज़ में ये काफ़ी हद तक सफल रहे, सक्सेसफुल रहे, इसीलिए उनको याद किया जाता है और उनकी लेगेसी को इतने लंबे समय तक हम पढ़ रहे हैं। तो ये उनके कोट के साथ हम अंत करते हैं इस वीडियो का। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन द नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हमारी ग्लोरी इसमें नहीं है कि हम जीवन में कभी गिरते नहीं हैं, गिरता हर कोई है, लेकिन ग्लोरी इसमें है कि हम हर बार गिर के खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बात कन्फ्यूशियस ने कही थी। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF वगैरह मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल, तो वहाँ पे भी आपको जो भी आपका डाउट हो या सजेशन हो तो उसका मोस्ट वेलकम है। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। So thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.